Hey guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is our modern Indian history series. ओके सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि पिछले 1 से 2 लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले तो हमने कॉन्केस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया था बाय वॉर, ठीक है, थ्रू वॉर वी हैव कंप्लीटेड दैम। आइदर इट वाज माइसौर, मराठास, सिख्स, जितने भी थे, ठीक है, ऑल वी हैव कंप्लीटेड, इवन ऑफ सिंध, ठीक है, जिसके लिए सिर्फ एक लाइन रिटर्न ही थी। ओके, तो हमने जितने भी कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया बाय वॉर हुए वो सब कंप्लीट कर लिए। अब मैंने आपको बताया था जब ब्रिटिश इंडिया को कॉन्कर कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पावर का यूज़ नहीं किया, दे ऑल्सो यूज देयर ब्रेन्स, दैट इज दे यूज देयर डिप्लोमेसी, ठीक है। तो आज हम डिप्लोमेसी से, मतलब डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया कि 3 डिप्लोमेसी थी। एक थी रिंग फेंस, दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरी थी सब्सिडरी अलायंस। इन तीनों के थ्रू भी काफ़ी जो राजा थे, एटलीस्ट आप कह सकते हैं एक्चुअली होल ऑफ द इंडिया को ही कब्जे में रखा था। जिनको खुद से कब्जे में कर लिया वो तो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर में आते थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन थे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे, इसके बाद मद्रास, बंगाल, यूपी, दैट मीन्स अवध, एंड एवरीथिंग वाज कैप्चर्ड, ठीक है। एंड इवन दैट रिच प्रोविंस ऑफ सिख्स, ओके, दैट इज पंजाब, सिंध, ओके, ये सब प्रोविंसेस को उन्होंने कब्जे में ले लिया था। और जितने भी उनके लिए कुछ खास काम के नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल राजपुताना स्टेट, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम वो जो भूमि है वो बंजर है, ठीक है, वहाँ पर ब्रिटिश का कुछ खास मकसद नहीं है, रेगिस्तान में ब्रिटिश को कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई आप राजा रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप हमें ट्रिब्यूट भेजते रहो, हमें टैक्स भेजते रहना, ठीक है। सो ये इशू था, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कैसे लोगों ने कौन कौन सी डिप्लोमेसी यूज़ की और ये राजपुताना और जो कुछ बचे कुछ राजा थे उनको कैसे अपने अंडर में रखा, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं, कॉन्केस्ट बाय डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले जो पॉलिसी आती है उसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ठीक है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है आपको समझाता हूँ। देखो, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस इज सिंपली प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेबर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेबर, जो कि इंडिया अभी साउथ एशिया में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर नेपाल है, फर्स्ट लेट मी चेंज द पेन, देखो ये रहा नेपाल, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जो इंडिया था, इंडिया ने, दैट मीन्स ये नेपाल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर है तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, ये तिब्बत है, ये भूटान है यहाँ पर, एंड दिस इज, मान लो तिब्बत है कंप्लीट, ठीक है, और ये चाइना है, और ये सिक्किम भी पहले अलग देश हुआ करता था, ठीक है। तो आप देखो कि ये कंप्लीट तिब्बत यहाँ तक, ठीक है। अगर आप देखो कंप्लीट, तो शुरू शुरू में जब ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में जब राज कर रहे थे, उन्होंने कुछ इस तरीके से सेटिंग की थी कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर टच ना हो। सेम यहाँ पर सेटिंग रशिया को लेके भी थी, ठीक है। यहाँ पर रशिया था तो यहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद रखा था। सेम यहाँ पर जो पंजाब था उसको आज़ाद, मतलब दैट मीन्स उनको अलाउ किया था रणजीत सिंह को एक्सरसाइज करने में पावर, बाद में कैप्चर कर लिया था, बट फिर भी यहाँ पर और देखो अफगानिस्तान था और यहाँ ईरान था, फिर उसके ऊपर यहाँ पर रशियंस पड़ते थे, ठीक है। आप देखो कि हर जगह ब्रिटिश ने 1-2 नेबर छोड़ के रखे हैं, ठीक है। 1-2 नेबर यहाँ पर देखो, 1-2 नेबर वैसे ही सेम यहाँ पर। तो क्यों छोड़ के रखे थे, देखो अगर जब बिग पावर कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी, ठीक है, जब बिग पावर आमने सामने उनकी बॉर्डर टच हो जाएगी ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वॉर की सिचुएशन आ सकती है। और उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं, ठीक है, कि वॉर रुकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर मिलती है, लेकिन आप देखो जब से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आए हैं, अगर आप कारगिल को मिस करो, बिकॉज उस टाइम पे हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी वो बाहर नहीं आई थी, इसलिए कारगिल वॉर हो गया था, वो दैट वॉज बाय मिस्टेक, ठीक है। मतलब पाकिस्तान का इंटेंशनली था, हमने उतना ध्यान नहीं दिया अपनी बॉर्डर पे, जिसकी वजह से कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। दैट वॉज नॉट अ वॉर, दैट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी बॉर्डर टच होंगी ना तो वॉर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान में 2 वॉर हुए, एक तो 1965 का और दूसरा हुआ 1971 का। बॉर्डर टच थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वॉर हो गया। लेकिन जब से हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आप देखो कोई वॉर नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम विद द चाइना, चाइना के साथ भी सेम चीज़ है, ठीक है। अब इनको पता था कि चाइना जो पावर थी उस टाइम पे ग्रेट पावर थी, भले वो लोग कब्जा कर रहे थे चाइना पे धीरे धीरे, लेकिन वो लोग दैट वॉज अ ग्रेट पावर। तो उस टाइम पे लोगों ने बफर स्टेट बनाई, तिब्बत को उन्होंने आज़ाद करवा दिया, बोला कि तिब्बत इज़ नॉट अंडर चाइना। नेपाल को उन्होंने आज़ाद रखा, भूटान को उन्होंने आज़ाद रखा, सिक्किम को उन्होंने आज़ाद रखा, जिससे कि इंडिया और चाइना टकराए ना आमने सामने, ठीक है। बिकॉज इंडिया, मतलब इंडिया उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ओके, दैट वाज कोहिनूर ऑफ देयर ब्रिटिश एम्पायर, राइजिंग ब्रिटिश एम्पायर। सेम यहाँ पर अफगानिस्तान और ईरान को अलग रख के रशिया को अलग रखने की कोशिश की गई, ठीक है। अब सेम ये पॉलिसी इंडिया अपनाना चाहता है, ठीक है। सेम पॉलिसी इंडिया अपनाना चाहता है कि नेपाल को
और जो भूटान है उनको चाइना की तरफ ना जाने दिया जाए, बिकॉज अगर वो चाइना की तरफ चले गए और हो सकता है कि चाइना यहाँ पर आर्म्स रखवा दे और कुछ वॉर की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। वैसे तो आएगी नहीं, पर फिर भी अगली बात ये है कि ये जो नेबर्स दूर रहते हैं ना, तो मेन फंडा ये रहता है कि अगर आप नेबर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करो, या आप ट्राई करो कि जो आपका नेबर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और वो सामने वाली कंट्री से लड़ जाए तो वो नेबर को एग्जॉस्ट कर देगा, और जब वो नेबर को एग्जॉस्ट कर देगा तो आप बहुत ही आसानी से उन्हें हरा पाओगे। सेम चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे कौन? हमारे वॉरेन हेस्टिंग साहब। देखो हुआ क्या, यहाँ से मराठास अटैक करना चाहते थे, ठीक है। मराठास देवर एक्चुअली अटैकिंग दिस बंगाल प्रोविंस, ठीक है, बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये कंप्लीट बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये कंप्लीट ये था, इसको मैं भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, बंगाल। अब जब ये बंगाल था, अब यहाँ पर आप देखो कि ये लोग अटैक कर रहे थे, मराठास लोग, ठीक है। अब यहाँ पर था अवध, ठीक है, ये दिस मैप इज़ नॉट टू द मार्क, दिस इज़ अवध। तो ब्रिटिश ने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग बोला कि भैया हम अवध को प्रोटेक्ट करते हैं, अवध को प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब उनको अपने मैंस प्रोवाइड करेंगे एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड देम, और अवध को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो जब अवध स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो हम ही को हरा दें, हमसे कमज़ोर, हमारे अंडर में रहेगा, हम अवध को अपने कंट्रोल में रख लेंगे, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे कि वो मराठास से पहले फाइट करें, हमसे फाइट करने से पहले मराठा से फाइट करें, बिकॉज मराठास यहीं से आने वाले थे, ठीक है। और जब ये मराठास से फाइट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका काम हो गया यार। मतलब यहाँ पर ये लोग थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बस आपको हल्की सी फोर्स लगानी है और ये लोग हार जाएंगे, मराठास हार जाएंगे। सेम बिकॉज यहाँ पर ये जो अफगान है वो भी अटैक कर रहे थे, वो भी अफगान दैट मीन्स बंगाल तक पहुँचना चाहते थे। मेन रीज़न ये था बंगाल तक नहीं पहुँच पाया बिकॉज अवध बीच में आता था। मैंने आपको बताया था मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान के टाइम पे जो बंगाल प्रोग्रेस कर रहा था, उसका रीज़न ये था, ना ही मराठा अटैक कर पा रहे थे और ना ही अफगान, बिकॉज यहाँ पर उस टाइम पे अवध काफ़ी पावरफुल हुआ करता था खुद के दम पे। तो सिंपल सी बात है, जब पावरफुल होगा तो इनको रोक लिया करता था, और उससे पहले ही ये लोग एग्जॉस्ट हो जाया करते थे। आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जब वो इंडिया में आया तो ऑलरेडी जब उसकी यहाँ पर सिंधु नदी के पास, ठीक है, सॉरी झेलम रिवर के पास जो फाइट हुई थी, वो उससे इतना थक गए थे उसके सोल्जर, मतलब वैसे भी 10 साल से लड़ रहे थे, यहाँ पर आके इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, जब धनानंद की आर्मी यहाँ पर खड़ी देखी, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख की आर्मी धनानंद की यहाँ पर जो लोगों ने खड़ी देखी, तो लोगों ने बस बस भाई हो गया, नाउ वी वोंट फाइट, ठीक है, नाउ वी वोंट फाइट, जिसकी वजह से धनानंद की आर्मी देख के अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी वापस हो गई। तो सेम यही ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं रिंग फेंस की पॉलिसी, जिसको अच्छे से यूज़ किया था किसने? हमारे वॉरेन हेस्टिंग साहब ने। मतलब यू हैव टू सिंपली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेबर सो दैट योर इंटरेस्ट कुड बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने बताया कि अफगान के खिलाफ यूज़ की, मराठा के खिलाफ यूज़ की, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब अगली जो पॉलिसी आती है उसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस को देखो, आप कह सकते हैं, अब रिंग फेंस पॉलिसी ना आप कह सकते हैं एक तरीके का एक्सटेंशन था, ओके। रिंग फेंस पॉलिसी वॉज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ दैट मीन सॉरी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी वॉज एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी? सिंपली कि आप अपने नेबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाए, यही है ना। तो आप कैसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे? या तो उसको पैसा दोगे कि भाई नेबर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। सेम यू विल डू विथ हुम, दैट मीन्स यू विल बी प्रोवाइडिंग दैम मैन, ठीक है, दैट मीन्स सोल्जर्स यू विल बी प्रोवाइडिंग। तो सब्सिडरी लाइन्स क्या था? आपने भी थोड़ा बहुत तो सुना होगा। सब्सिडरी लाइन्स मतलब कि जो ब्रिटिश का एक बंदा आपके कोर्ट में रहेगा, उसकी आर्मी पूरी जगह रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो क्या है, जब रिंग फेंस में धीरे धीरे जब बिल्कुल पीक पे आ जाएगी रिंग फेंस, तो दैट विल बी नोन एज सब्सिडरी अलायंस। अभी फ्यूचर डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना इसका जो उसका ओरिजिन हुआ था वो ड्यूप्लेक्स के द्वारा हुआ था। मैंने आपको सेकेंड कर्नाटिक वॉर में बताया था, ड्यूप्लेक्स ने बोला था कि भैया आई विल गो टू हैदराबाद एंड आई विल हेल्प हैदराबाद के जो मुजफ्फर जंग है उनकी मैं मदद करूंगा, और उनको अपने मैन प्रोवाइड करूंगा और अपनी आर्मी वहाँ पर स्टैब्लिश कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि वो फ्रेंच इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ जो हैदराबाद के इंटरेस्ट है उनको भी प्रोटेक्ट करे। ये उनकी पॉलिसी, डुप्लेक्स साहब की सेम पॉलिसी को वेलेस्ली साहब, नॉट वेलेस्ली, क्लाइव साहब ने अपनाया था, ठीक है, जब वो आरकट गए थे कर्नाटक के पास, याद है ना, उन्होंने फिर कर्नाटक के ऊपर सेम ड्यूप्लेक्स की पॉलिसी अपनाई थी। तो इसका जो ओरिजिन है वो ड्यूप्लेक्स और क्लाइव के द्वारा हुआ था, लेकिन जिसको परफेक्शन में लेके आए वो वेलेस्ली लेके आए। और याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंशन ऑफ रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी सिर्फ एक क्रूड फॉर्म था, ठीक है, जिसकी नीड थी, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने लाया, लेकिन जो सब्सिडरी अलायंस थी, जिसको एक्चुअली में शुरुआत ड्यूप्लेक्स ने की, क्लाइव ने की, और अल्टीमेटली परफेक्शन में किसने लाया? वेलेस्ली ने। तो देखो क्रोनोलॉजी क्या है, सबसे पहले आई ड्यूप्लेक्स की पॉलिसी, ठीक है, ड्यूप्लेक्स के बाद पॉलिसी आई किसकी? क्लाइव की। क्लाइव के बाद आए हमारे वॉरेन हेस्टिंग साहब, और उन्होंने बोला कि दिस इज कॉल्ड एज रिंग फेंस पॉलिसी। अब रिंग फेंस पॉलिसी का जो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म है उसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। तो आप देखो ये सब बिल्कुल क्रोनोलॉजी में चला, मतलब धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ड्यूप्लेक्स ने कुछ सोचा, फिर उसको क्लाइव ने थोड़ा और अच्छा किया, फिर
उसको और भी अच्छा किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर हेस्टिंग की जो पॉलिसी थी उसको और अच्छा किया वेलेस्ली साहब ने, उसको नाम दिया सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। अब देखो इसका मतलब क्या रहता था, इसको हम स्टेज वाइज समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या रहता है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेज में आते हैं। देखो, जैसे मान लो कि कोई भी फाइट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम इसको समझेंगे निज़ाम की मदद से, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उनकी मदद से समझेंगे, ठीक है। अब आपको पता है निज़ाम की जो थी वो मायसौर से नहीं बन रही थी, साथ ही साथ उनकी मराठा से भी नहीं बन रही थी। तो अब मान लो निज़ाम फाइट कर रहे हैं मायसौर के साथ, ठीक है, अभी के लिए फाइट कर रहे हैं मायसौर के साथ, और हार रहे हैं थोड़ा सा। तो कंपनी के जो ऑफिशियल आएंगे वो बोलेंगे निज़ाम साहब आप क्या करो, हमसे थोड़े मैन ले लो, हरा दो, बस क्या है, दोस्त रहेंगे अपन दोनों, तो उनको हरा देंगे। अब इस चीज़ की ना लत लगा दी जाएगी, सेम जैसे जियो ने अपन सबको इंटरनेट की लगा दी। सबसे पहले बोला कि कोई बात नहीं, 4 GB लो, फ्री में लो, फ्री में लो, 4 GB बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। अब आप देखो, यही 2 GB, ठीक है, महीने 3 महीने का 600 लग जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। उतना महंगा भी नहीं, बट फिर भी महंगा तो पड़ जा रहा है ना। जो चीज़ 4 GB डेली फ्री मिल रही थी, अपन सब उड़ा रहे थे, अब वही 2 GB डेली का 600 रुपये में मिल रहा है। तो सेम ये लोग फर्स्ट स्टेज में करते थे कि लत लगा देते थे। सोचो ये जो पॉलिसी है बिजनेस करने की, जैसे पहले चीज़ें फ्री में दो, फिर हम उसको पेड कर देंगे, ठीक है। सेम एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी देखा गया कि बोला वी विल गिव यू फ्री 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 फ्री, देन एवरीथिंग गोज इन टू द पेड पार्ट, ठीक है। तो इन द सेम वे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सेम जोमेटो ने किया, स्विगी ने किया, पहले अच्छा डिस्काउंट ऑफर देते हैं, बाद में चीज़ों को पेड कर देते हैं। तो यही कंपनी कर रही थी निज़ाम के साथ, ठीक है। मैं निज़ाम का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। फिर देखो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि वो लोग क्या करेंगे, निज़ाम साहब को भड़काना चालू करेंगे। बोलेंगे कि देखो भाई, मायसौर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, मायसौर इज़ ऑल्सो आर दुश्मन, ठीक है, मायसौर इज़ ऑल्सो आर दुश्मन। और वो लोग बोलेंगे कि आप टेंशन मत लो, हम अपनी तरफ से कमांडर भेज रहे हैं, अपने सोल्जर भेज रहे हैं, आप हमें कमांड करने दो। आपने देखा है कि वी आर सो पावरफुल, हमने मुगल्स को हराया है, आपकी मदद करेंगे, आप हमें कमांड करने दो, हम आपके सोल्जर्स की भी कमांड करेंगे, आपकी भी कमांड करेंगे और खुद की भी कमांड करेंगे, और वी विल लेट मायसौर हरा देंगे, ठीक है। जैसे कि उन्होंने हराया मायसौर को, ठीक है। कई बार आपने देखा मायसौर को हराने का यही रीज़न था कि निज़ाम और मराठास को लोग इंटरफियर करने नहीं दे रहे थे। अगर इंटरफियरेंस हो रही तो उनकी तरफ से हो रही थी, मतलब कि वो लोग बोलते थे भाई अगर आपको वॉर में घुसना है तो आप हमारी तरफ से जाओगे, अदरवाइज आप न्यूट्रल वहाँ पर पड़े रहो और अपनी फोर्स दे दो, हम हरा देंगे। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ स्टेज को अपन कंबाइन कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि अब इनको समझ में आ गया है कि इनकी जो आर्मी है कुछ काम वाम की नहीं है। अब लोग आपको भड़काना चालू करेंगे, बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, आप अपनी आर्मी कम कर दो, ठीक है, समझाना चालू करेंगे, आप अपनी आर्मी कम कर दो, या फिर आपसे कोई ट्रीटी करेंगे जिसमें बोलेंगे कि आपके जो मान लो 50,000 सोल्जर हैं तो आप उनको 10,000 कर दो, 20,000 कर दो, और जो भी आपकी खपत हो रही है, मतलब जो गैप बच रहा है उसको हम फिल करेंगे, और आप उसके लिए पैसे देना, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भैया हमें आपके सोल्जर नहीं चाहिए, आप हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप अपने मैन हटा दो, आप सिर्फ हमको पैसे देना। और जब बिल्कुल इनको दिख जाएगा कि नहीं भैया इनकी तो पूरी आर्मी खत्म हो गई है, इनके पास अब कुछ लड़ने की ताकत बची नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जब निज़ाम मान लो अपनी आखिरी स्टेजेस में आने लगे थे, ठीक है, जब इनके पास सोल्जर जो थे मुश्किल से 4-5 हज़ार बचने लगे थे, ठीक है। तो अब क्या लगता है ये ब्रिटिश आर्मी से लड़ पाएंगे, तब इनको ब्रिटिश को समझ में आ गया था। अब वो बोलते थे कि क्या है कि आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, ठीक है, प्रोटेक्शन फ़ी अगर आप नहीं दे पाओगे तो आप हमें अपनी टेरिटरी का हिस्सा देते जाओ, ठीक है, मतलब अपनी जो टेरिटरी बेचते जाओ। इसको अपन चाइनीज़ पॉलिसी बोल सकते हैं। चाइना ने सबसे पहले आपको पैसे दिए, बोला कि भैया आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये करो वो करो। और जब जो श्रीलंका था चाइना को पैसा नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, अपना हम्बनतोटा पोर्ट इनको लीज में दे दिया। सेम यहाँ पर था, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर थी। अब सेम चीज़ आप देखो कश्मीर के साथ भी हुई थी, ठीक है। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इशू चल रहा है, तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जो कश्मीर का पार्ट आपको पता है, लद्दाख भी था, जम्मू एंड कश्मीर भी था जो वैली है कंप्लीट, और साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान भी था। लेकिन जब ये जो कश्मीर था ये सब्सिडरी लाइन साइन कर लिया था, ठीक है, हमारे जो इंग्लिश रूलर थे उनके साथ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये लोग पैसे नहीं दे पाए कश्मीर वाले, तो उन्होंने बोला था कि भैया जो गिलगित बल्तिस्तान है वो हमें आप कुछ टाइम के लिए लीज पे दे दो, बिकॉज गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज की बॉर्डर हल्की सी टच होती है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से आप पहुंच सकते हो सीधे रशिया तक, सेंट्रल एशिया तक, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लोन में ले लिया था। और इसके बाद जब उन्होंने जो दैट मीन्स जो पठान से उन्होंने अटैक किया कश्मीर के ऊपर, और जो पाकिस्तानी सोल्जर थे, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक कर दिया, ठीक है, साथ ही साथ कश्मीर में भी अटैक किया था। तो जो गिलगित बल्तिस्तान था उस टाइम पे अंग्रेजों ने वापस कर दिया था, बिकॉज जा रहे थे तो वापस तो करना ही था, तो उन्होंने वापस कर दिया था। और जो महाराजा रंजीत सिंह, दैट मीन्स जो महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने बोला कि भैया अभी मेरे पास कुछ कैपेबिलिटी नहीं इसको चलाने की, और उन्होंने अपने एक सोल्जर को, दैट मीन्स अपने कमांडर को बोल दिया था कि आप इसे आराम से हैंडल करो। और जब जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर घुसी तो उसने बोला कि नहीं भैया, कि महाराजा हरी सिंह का हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, एंड वी विल गो विद पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अपना रीजन बना लिया, और अब उसे अपना छठवां प्रोविंस डिक्लेयर करने वाला है, नॉट छठवां, फिफ्थ प्रोविंस, ठीक है, 4 ही प्रोविंस है, 5वां प्रोविंस होगा।
तो ये आप देख रहे हो चीज़ें कहाँ से डिराइव होती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको हिस्ट्री समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो इसके फीचर समझते ही सब्सिडरी लाइन्स में होता क्या था। जैसे मान लो कि अब बिल्कुल आप फोर्थ स्टेज वाले में पहुंच गए और आपकी धज्जियाँ उड़ गई हैं, मतलब आपको टेरिटरी देने वाली नौबत आने लगी है। तब इसमें यह रहता है कि अब सिंपल सी बात है, जो ब्रिटिश है वो अपनी कंप्लीट आर्मी रखेंगे आपके पास, ठीक है। मतलब आपकी कोई आर्मी नहीं होगी, जो भी कंप्लीट छावनी होगी वो ब्रिटिश की होगी। आपको याद है ना कि ये बोलते हैं 3 गुना लगान देना पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो सर हम आपकी जो छावनी है वो कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे हम आपके राज्य को प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ विल प्रोटेक्ट यू, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू पे सम मनी, ओके। इफ़ यू कैन नॉट पे द मनी देन गिव अस द टेरिटरी, यू विल टेक सम लैंड। और आपके यहाँ पर एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, जैसे जो कैप्टन रसल थे वो चंपानेर के ब्रिटिश रेसिडेंट थे, मतलब सबसे हाई ऑफिशियल चंपानेर के, ठीक है। इसके बाद और कोई यूरोपियन पावर नहीं आएगी अंदर, ठीक है। अगर आएगी तो हमसे पूछे बिना नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको किसी के साथ भी नेगोशिएट करना हो, वॉर करना हो, कुछ भी करना हो, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेना हो, तो आप हमसे पूछ के लेंगे एंड वी विल नॉट अलाउ यू। जैसे कि यहाँ पर जब हमारे दैट मीन्स आते हैं रसल साहब राजा पूरन सिंह से मिलने के लिए, तो बोलते हैं कि मुझे अपने भाई के राज्य में पूजा करवानी है, बिकॉज वहाँ पर एक मंदिर था। लोग भी आस्था थे कि अगर वहाँ पर पूजा हो जाएगी तो बारिश होने लगेगी। तो आप देखो इन सब के लिए भी इनको इनसे बात करनी पड़ती थी। मतलब आई थिंक जो लगान मूवी थी दैट वाज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सारे एग्जांपल आपको मैच होंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट ये रहा, ठीक है। इसके बाद परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ आर्मी, वो जो डायलॉग मारता है कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ विल दैट मीन्स कंप्लीट द छावनी एंड हाउ विल प्रोटेक्ट योर स्टेट एंड वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू, ठीक है। और दूसरी बात कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश वुड डिफेंड देयर थ्रोन, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द किंग। और उन्होंने जब सब्सिडियरी अलायंस साइन करते थे ना, सबसे बेकार बात ये थी कि उसमें वो लोग बोलते थे कि वी विल नॉट इंटरफियर इन योर इंटरनल मैटर्स, ठीक है। आप खुद ही अपने इंटरनल मैटर सुलझाओगे। लेकिन वो वहाँ पर भी इंटरफियर करते थे, वो लोग कुछ भी नहीं छोड़ते थे, राजा को पूरी तरीके से गुलाम बना के रख दिया करते थे। अब सब्सिडियरी अलायंस में आपने एक चीज़ है कि जब से सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम सेट हो गया तो कोई भी वॉर नहीं हुआ इंडिया में, ठीक है। मतलब हमारे कैप्टन रसल बोलते हैं राजा को कि भैया अगर मैं आर्मी मेंटेन नहीं करूँगा तो आपको प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। लेकिन सिंपल सी बात है, वॉर तो हो ही नहीं रहे थे। तो ये वॉर क्यों नहीं हो रहे थे, देखो वॉर क्यों नहीं हो रहे थे आपको समझाता हूँ। देखो ये मैप है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। देखो ये जो हमारे ये जो राजपुताना स्टेट है, देखो अटैक कौन करता था, अटैक करते थे मराठास, राजपुताना, ये सब लोग अटैक किया करते थे। अब इन्होंने ऑलरेडी इनसे सब्सिडरी लाइन्स कर लिया है, ठीक है। और इनसे बोल दिया कि भैया आप अपने फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन हमसे पूछे बिना नहीं लोगे। यही सेम चीज़ उन्होंने हैदराबाद को बोल दी कि भैया फॉरेन पॉलिसी हमसे, अवध को बोल दिया फॉरेन पॉलिसी हमसे, बंगाल को बोल दिया फॉरेन पॉलिसी हमसे। अब आप बताओ भाई, जब फॉरेन पॉलिसी सबकी ये डिसाइड कर रहे हैं तो क्या ब्रिटिश बोलेंगे कि भाई आप अवध वाले हैदराबाद से लड़ जाओ। और लेकिन पैसा सबसे ले रहे हैं आर्मी मेंटेन करने का, ठीक है। बोल रहे हैं कि भैया हैदराबाद वालों से कि भैया मैंने आपको बोला ना कि आपके लिए आर्मी मेंटेन करनी है मुझे। जो कैप्टन रसल ने बोला कि भैया आर्मी मेंटेन नहीं करूँगा तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। सेम चीज़ें वो हर किसी से बोलते थे और फाइट तो होती नहीं थी, बिकॉज उन्होंने सबकी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीट कर ली थी। और ये जो आर्मी हुआ करती थी इसको ये लोग यूज़ करते थे बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में या फिर यूरोप में, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अफ़गान पॉलिसी के बारे में सुना होगा, लिप्टन की अफ़गान पॉलिसी। लिप्टन की अफ़गान पॉलिसी में प्रॉब्लम क्या थी, लिप्टन की अफ़गान पॉलिसी में प्रॉब्लम ये थी कि लिप्टन ने जितना भी पैसा यूज़ किया इंडियंस का यूज़ किया, जो आर्मी यूज़ की इंडियंस की यूज़ की, और फिर भी अफगानिस्तान से हार के चला आया। मतलब जीत गए थे बट अफगानियों ने लात मार के निकाल दिया था लिप्टन साहब को वहाँ से, ठीक है। अगर आपको इतना ही था अफगान पे कंट्रोल करना तो अपने यहाँ से मैन लाते, अपने यहाँ से पैसे लाते। तो ये लोग यूज़ कर रहे थे, मतलब हमारे पैसों से हमारे लिए आर्मी यूज़ करके अपने फ़ायदे सर्व कर रहे थे। और किसी के बीच में फ़ाइट तो होना नहीं था, बिकॉज सबकी जो पॉलिसी है उसको कौन हैंडल कर रहा था, उसको हैंडल करते ब्रिटिश। तो ऐसा तो कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, देखो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये, देखो ये तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। उस टाइम पे भैया किसी को नहीं पता था, सब झूठ बोलते हैं कि मेरे को पता था, मैंने पढ़ा था। बाद में इसका हाईलाइटिंग ज़्यादा चालू हुई थी, ठीक है। जब भी कोई टॉपिक आ जाता है यूपीएससी के क्वेश्चन पे तो उसकी हाईलाइटिंग ज़्यादा चालू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला याद होगा क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते। इसके बाद वो क्वेश्चन मतलब बहुत आगे तक पहुँच गया था, और लोगों ने तो भैया मोहनजोदारो देख के भी गलत कर दिया था, तो उनकी गलती, ठीक है। तो पहला रीज़न ये था कि फ्रेंच को दूर रखना था, ठीक है। देखो जिस टाइम पे फ्रेंच राइज हो रहे थे उस टाइम पे उनके रूलर थे नेपोलियन द ग्रेट, ठीक है। नेपोलियन वॉज द रूलर, नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ऐसा लग रहा था, मतलब काफ़ी सीक्रेट ट्रीटीज चल रही थी रशिया के साथ और भी कंट्रीज के साथ, जर्मनी के साथ, कि जो हमारा एक्चुअली जर्मनी तो उस टाइम पे जर्मनी था ही नहीं, ऑस्ट्रिया जो प्रशा थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्रशिया के साथ और रशिया के साथ इन सब ट्रीटी चल रही थी कि जो इंडिया का जो एम्पायर है वो एक्चुअली किससे चल रहा है, वो चल रहा है इंडिया से, ठीक है। ब्रिटिश का जो एम्पायर है वो किससे चल रहा है, इंडिया से चल रहा है।
अगर हम इंडिया को ख़त्म कर दें तो ब्रिटिश का एम्पायर गिर जाएगा, ठीक है। सेम उनकी पॉलिसी। तो उनके पास ऊपर से यहाँ पर मॉरिशस था, मॉरिशस नाम की एक कॉलोनी थी, एक जगह, एक आइलैंड है जहाँ पर ब्रिटिश का राज था। तो हमारे जो वेलेस्ली साहब उनको डर लगता था कि जो नेपोलियन साहब हैं वो यहाँ से अटैक कर देंगे, मतलब उनके पास सेना है यहाँ पर और इंडिया पर अटैक कर देंगे और इंडिया हार जाएगा, उनको ऐसा डर था। और नेपोलियन काफ़ी पावरफुल लीडर भी था, ठीक है, इसलिए उनको डर था। और काफ़ी उस टाइम पे पॉलिटिक्स उनके साइड में थी, ठीक है। तो ये पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि इससे क्या था कि वो लोग इंडियन टेरिटरी को बहुत आराम से संभाल पाते थे। मतलब देखो, सबसे पहला रीज़न यही था। इसके बाद ये सब जो रीज़न बने ना, वो सेकेंडरी रीज़न बने। मतलब जो प्राइमरी रीज़न था ये था सब्सिडियरी अलायंस आने का, कि पूरी जगह ब्रिटिश की आर्मी होगी, जिसकी वजह से वो जब फ्रेंच अटैक करेंगे तो बहुत आराम से फ्रेंच को संभाल लेंगे। लेकिन फिर बाद में और रीज़न जुड़ते गए कि उनको इंडियन टेरिटरी मिल गई, फिर वहाँ पर ट्रेड आसान हो गया, और भी जो इंडियन स्टेट के पैसे मिलना चालू हो गए, एक फिक्स आर्मी बन गई। तो ये सब सेकेंडरी है, बट प्राइमरी यही था, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जो राजा लोग थे अपनी इंडिपेंडेंस खो बैठे, ठीक है। उनको लग रहा था कि कोई बात नहीं यार, हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है, वो अपनी आर्मी दे रहे हैं, हमारी ना तो आर्मी लग रही है ना ही पैसे लग रहे हैं, बस थोड़े से उनको पैसे देने पड़ रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी गार्ड की तरह। लेकिन वो लोग ये भूल गए थे कि भैया आप अपनी फॉरेन पॉलिसी भी ट्रेड कर रहे हो, और इसी का फ़ायदा उठा के, मतलब कोई वॉर नहीं हुआ उसके बाद किसी भी राजा के बीच में, ना ही मैसूर के बीच में, ना ही हैदराबाद के बीच में, ना ही मराठास के बीच में, कोई भी वॉर नहीं हुआ, बिकॉज सबकी फॉरेन पॉलिसी इन्होंने कंट्रोल कर ली थी। आपने फॉरेन पॉलिसी अपनी लूज़ कर दी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ऊपर से इन्होंने बोला था कि इंटरनल अफेयर्स में लोग नहीं घुसेंगे, लेकिन वहाँ पर भी घुसना चालू कर दिया था, ठीक है। तो इसका आपको सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल लगान मूवी में देखने को मिलता है। आपको याद होगा कि जब ये जो पूरन सिंह है वो बुलाते हैं कैप्टन रसल को कि भैया मुझे पूजा करवानी, मैंने आपको बताया, अब उनके भाई का जो राज्य था वहाँ पर पूजा करवानी थी। तो वो देखते हैं कि ये जो राजा हैं ही इज़ वेजिटेरियन। तो जब उनकी जो सिस्टर रहती है वो ऑफ़र करती है राजा को कि यू शुड हैव सम मीट, तो उसने बोला कि नहीं, वी आर, दैट मीन्स आई एम प्योर वेजिटेरियन, हम शाकाहारी हैं, ठीक है। बिकॉज वो इंग्लिश नहीं समझती, इसलिए वो बोलते हैं आई एम प्योर वेजिटेरियन, हम शाकाहारी हैं। तो उसके बाद ये ईगो वाले पर्सन रहते हैं कैप्टन रसल, तो वो बोलते हैं कि आपका काम हो सकता है, ठीक है, आपका काम हो सकता है, बट यू हैव टू मीट वन कंडीशन, मतलब आप, एक शर्त है। तो पूछने क्या शर्त है, तो वो बोलता है कि यू हैव टू ईट द मीट योर हाइनेस, ठीक है, योर हाइनेस जस्ट ईट द वन पीस ऑफ मीट एंड कंसिडर योर वर्क टू बी डन, ठीक है। ये डायलॉग उनका रहता है। तब देखो किस हद तक ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस लूज़ कर चुके थे। मतलब ठीक है, आपने फॉरेन पॉलिसी तो गई, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अगर आप देखो आपके इंटरनल क्या, मतलब आपकी फूडिंग हैबिट में भी ये लोग इंटरफियर करने लगे थे, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि भैया हम कर्म का धागा जोड़ने के लिए धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते, तो इनकी स्टेटमेंट रहती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन सब्जेक्ट्स की हुई थी, मतलब जो लोग थे, जैसे जो अर्जन रहता है, आप देखते हैं कैसे पीट दिया जाता है उसको। उसका रीज़न यही था, देखो, अब राजा को तो भैया इन्होंने बोल दिया है कि आप क्या करो कि आपको आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अगर कोई अंदर से भी रिवॉल्ट करता है, अगर लोग भी रिवॉल्ट करते हैं ना, तो हम आपको बचाएंगे, और बाहर से भी कोई अगर आपके ऊपर घुसेगा तो आपको तब भी ये बचाएंगे। लेकिन बाहर से कोई आना ही नहीं था, बिकॉज सबकी फॉरेन पॉलिसी इनके पास थी और वो लोग अलाउ करते नहीं वॉर, ठीक है। और अंदर से रिवॉल्ट हो सकता था, लेकिन ये सबको पता चल चुका था कि राजा की पोस्ट को कोई नहीं हटा सकता है, बिकॉज सिंपल सी बात है, ब्रिटिश को इसने प्रोटेक्शन दे दिया, और ब्रिटिश के पास बहुत पावरफुल हथियार थे। अगर आप रिवॉल्ट करोगे तो राजा चाहे ना चाहे इनके ऊपर तो भैया जनता की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सब्सिडरी लाइन्स। तो क्या बचा हमारे पास, देखो हमने रिंग फेंस समझ ली, ठीक है, और कंप्लीट बैकग्राउंड लिया, डिटेल में समझा। बस अब क्या बचता है हमारे पास, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और जो नेबर के साथ ब्रिटिश के रिलेशन कहते थे, बस यही दो चीज़ बचती है। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।